सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहतशामुल हक। अब आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान का परसेप्शन पाकिस्तान के हक़ में हो रहा है वो शायद मेरा ख्याल आई ओपनर है हमारे दुश्मनों के लिए भी। बैक टू बैक इंटरनेशनल अदारों में जो स्टोरीज़ आ रही हैं पाकिस्तान के बारे में, हमारी अस्करी क़यादत और हमारी सियासी क़यादत के बारे में, वो अपनी जगह बहुत अहमियत हासिल कर गई है। लेकिन साथ साथ हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ का भी सामना है। दहशत गर्दी का नासूर जो हम देखते हैं कि बावजूद इस मसले पे कौम एक है, कुछ हवालों से कुछ सियासी लोगों की अपनी राय है, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि लोग महसूस करते हैं कि दहशत गर्दी का ख़ात्मा बड़ा ज़रूरी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि जहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुकूमत करती है, हमारे अदारे करते हैं, सिक्योरिटी के इंटेलिजेंस के अदारे कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी कामयाबी मिलती है। आज एक बहुत अहम वाक़या हुआ। एक आपने देखा कि नौमर कम सिन बच्ची जिसको कहना चाहिए, वो जिस तरीके से सुसाइड बॉम्बिंग के लिए उसको ख़ुदकश हमले के लिए तैयार किया गया था और इवेंचुअली आपने देखा हमारे अदारों ने उसको जिस तरीके से बेनकाब किया और उस बच्ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई वालदा के साथ, और हमारे अदारों ने जो बड़ा काम दिखाया उस पर हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से लोगों के जहनों को बदला जा रहा है, जहन साजी हमारा दुश्मन कैसे कर रहा है, इस पे हम बात करेंगे। साथ ही कुछ और इश्यूज़ इसके साथ जो इंटरनेशनल सतह पर रिलेटेड है उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूमत खान साहब। जी मसूद साहब, बड़ा चर्चा है आज जिस तरीके से बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सिक्योरिटी के अदारों ने हासिल की। जिस तरीके से आपने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी, उस बच्ची का कहना किस तरीके से उनको जहन साजी की गई कि दहशत गर्दी करवाई जाए, उनसे सुसाइड बॉम्बिंग करवाई जाए। तो ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। ख़ास तौर पे हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं बच्चियों को ख़ास तौर पे स्कूल, कॉलेज, इवन यूनिवर्सिटियों की बच्चियों को भी जो है ना वो इस तरफ माइल किया जा रहा है। अब तो कोई वो जिसको कहते हैं किसी तरह की आइडियोलॉजी की बात तो नहीं रहेगी, पैसे की बात रहेगी है। आपको क्या लगता है कि अब दुश्मन के अहदाफ अब किस तरह के हैं? हमारी बच्चियों का भी इस्तेमाल करने का प्लान किया गया है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इस पर बात करेंगे आप? जी हाँ सर, देखें कि ये जो आप देखें पीछे आप समझ लें कि इंडिया है, क्योंकि फितना हिंदुस्तान है। ये जो दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, हेलमंद में बैठे हुए हैं, निमरोज में बैठे हुए हैं, कंदहार में बैठे हुए हैं, इनकी लीडरशिप काबुल में है। और देखें जो स्ट्रेटेजी उन्होंने यूज की है, स्पेशली जब हम बात करते हैं सुसाइड बॉम्बिंग की बात करते हैं, उसमें खवातीन का इस्तेमाल था। और फिर देखें कि बलूचिस्तान में जो बलोच रिवायात हैं, बहुत रिच रिवायात हैं, और जहाँ पे ख़वातीन का बहुत एहतराम है। मैं बलूचिस्तान में रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा है, चाहे वो पश्तून है, बलोच हैं, तो बड़े एहतराम से ख़वातीन को देखा जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है। दैट इज़ वन थिंग। और सेकंड ये है कि इस्लाम में के अगेंस्ट भी है, इस्लाम के टीचिंग्स के खिलाफ है, और ये इंसानियत के खिलाफ है। और हमने ये देखा कि खवातीन का पहला इस्तेमाल जब इन्होंने किया तो 2022 में शारी बलोच को कराची यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल किया अगेंस्ट चाइनीज के लिए। और इसके बाद अगले साल फिर एक और वाक़या हुआ, उसमें सुमिया कलंदरानी थी जो तुर्बत में यूज हुई। और उसके बाद जो बाकी 3 जो खवातीन थी उसमें आप देखें कि एक नूरजहां थी, एक अमल थी, और इसके बाद एक अदीला बलोच थी जो जिसके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने की थी। तो ये पकड़ी गई थी, तो वुड भी थे सुसाइड बॉम्बर्स थे, लेकिन वो पकड़े गए थे, प्रीएम्प्ट हो गए थे सिक्योरिटी एजेंसीज ने, और दे रियलाइज कि उनसे गलती हुई। और इसी तरीके से ये आज के बच्चे भी थे। तो अभी आप देखें कि जो टैक्टिक्स है, क्योंकि अब इनका मतलब यही है कि एक तो इनको मर्द जो है मिल नहीं रहे हैं, तो दैट्स वाई वो फोकस उन्होंने खवातीन पे, फीमेल पे किया है। और फिर देखिए जो मॉडस ऑपरेंडाई वो यूज कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन स्पेसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, और वहां पे जिस तरीके से ये बच्ची ट्रैप हुई और जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे फिर इसको लिवर इन किया और उन्होंने पहले इसको आइडेंटिफाई किया, इसका फादर। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था कि जो जिसका जिक्र किया है, सोशल मीडिया किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे वालिदैन को क्या करने की ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है, मीडिया इसमें कितना अपना भरपूर रोल प्ले कर सकता है कि ताकि ये बच्चियों को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके?
एक तो मीडिया जिस तरीके से आज ये खबर आई है तो इसके बाद में जिसको मीडिया ने उसको उठाया तो इस तरीके से एक्टिविटी और जनरेट होनी चाहिए। सेकंड, वालिदैन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली माँ बाप का अगर वो मौजूद हैं तो उन पर बच्चों पर नजर रखनी चाहिए, कौन क्या कर रहा है, यकीनन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड, जिस इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ रहे हैं तो वहां पे नजर होनी चाहिए, स्पेशली उस विजिलेंस उस इदारे में होनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ ये करिकुलम में ये एक हिस्से में पढ़ाना चाहिए वहां पे कि वहां पे क्या हो रहा है। और इसके अलावा मेरे ख्याल में विद इन दी गवर्नमेंट के अपने एफर्ट्स होने चाहिए कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और जिस तरीके से गांव में या टाउन्स में सिटीज में जाके एजुकेट। जी ब्रिगेडियर साहब, मेरा ख्याल है ये वही नेशनल एक्शन प्लान का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि उसमें किस तरह सिलेबस में तब्दीलियाँ की जाएँ, और जो आप सजेशन दे रहे हैं और पहले भी आप इशू पे बात करते रहे, मेरा ख्याल है हुकूमत को इसके बारे में अब सीरियसली सोचना होगा। एक और इशू आप देख रहे हैं कि जी आज जब जितनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान रेलेवेंट हुआ है सफारतकारी के मैदान में, मिलिट्री के मैदान में, सियासत के मैदान में, आज देख लें बैक टू बैक ये पाँचवीं बड़ी स्टोरी, छठी स्टोरी आई। जिस तरह ये कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू की तरफ से आई है, इससे पहले आपने देखा डेली टेलीग्राफ की आई स्टोरी, फिर वाशिंगटन टाइम्स की स्टोरी थी, वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी थी, फिर आपने देखा फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी थी। आपको क्या लगता है कि ये इस वक्त भारत जितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है और पाकिस्तान जितनी तेज़ी के साथ जिसको कहते हैं सफारतकारी के मैदान में अपना लोहा बनवाया है, फील्ड मार्शल हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, हमारी फॉरेन ऑफिस की टीम बैठी हो, आपको क्या लगता है कि इस वक्त हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान और इज़राइल किस अंदाज से सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जिस तरह पाकिस्तान ओपन अप हुआ है, दुनिया आज एक अच्छी निगाह से देख रही है, हमारे सारे इन एफर्ट्स को कौन स्कटल करना चाहता है? जी हाँ सर, देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया, और मैं तो कह रहा हूँ कि ये जिस तरह एक चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और बहुत तवातर के साथ उन्होंने लिखा, और उनके राइटिंग का महवर रहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और जिस तरीके से इवन जो टेलीग्राफ में लिखा तो उन्होंने कहा था जो गेम चेंजर साबित हुई एक्टिविटी वो दैट वाज द मीटिंग ऑफ फील्ड मार्शल विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, और उसके बाद कहते हैं वो डायनेमिक से चेंज हो गए थे। फिर उसके बाद जो हमने हमारी जो मिलिट्री और जो एंगेजमेंट थी या डिप्लोमेटिक वो एंगेजमेंट स्ट्रेटजी हमारी वो चेंज हो गई थी। आज अमेरिका समझता है पाकिस्तान की रेलेवेंस है, उनका पिलर कहा जाता है कि एक जो उनकी फॉरेन पॉलिसी का पिलर पाकिस्तान है। प्रेसिडेंट ट्रम्प समझता है कि हम साउथ एशिया में भी हमारा किरदार है, वेस्ट एशिया में भी किरदार है, फार ईस्ट एशिया में भी किरदार है, और जिस तरीके से अभी हम रिसेंटली नॉर्थ अफ्रीका चले गए, वहां पे एक्सपेंशन है हमारे इन्फ्लुएंस का। जब आपने अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश की, मनवा ली है इंटरनेशनली, आपकी जो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल आपका बढ़ गया तो दुनिया पे मानती है। अब इसको यकीनन इंडिया के लिए बड़ी तकलीफ है। देखिए पीछे जो आर्टिकल अब इसमें छपा था फॉरेन पॉलिसी में भी, तो उन्होंने ये लिखा था कि अभी जो 5 ममालिक उन्होंने कहा था जो बिल्कुल अमेरिका ने आउट किया, तो उसमें इंडिया शामिल था, और उन्होंने कहा जो रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज आर द लोवेस्ट एट। तो वो अभी जिस तरीके से टैरिफ लग गया है, रशियन ऑयल की बात हो रही थी, ट्रेड पॉलिसीज पे थी, H1B वीजा पे मसले हुए, $1 लाख की फीस लगा दी, सो आइसोलेशन में है। लेकिन वो ये ममालिक जो है जिस तरह आपने बात की, चाहे वो इंडिया है, अफगानिस्तान है, इसराइल है, नेक्सिस तो है, तो दे विल कंटिन्यू यूजिंग अफगानिस्तान की सरजमीन को यूज करेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट दहशतगर्दी के लिए। और पीछे देखें कि बगैर साहब हेट टू इंटरप्ट यू, आपने बड़ी अच्छी बातें की, मेरा दिल चाह रहा था और इस इशू पे बात किया जाए, वक्त हमारे पास कम है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। जी आगे बढ़ते हैं। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से एक अच्छी सी खबर देखने को मिली है, कितनी अच्छी है इस पर हम बात करेंगे। मसालियत का इशारा दिया है सराजुद्दीन हक्कानी, जो एक हक्कानी नेटवर्क बड़ा मशहूर हुआ करता था एक ज़माने में, आज भी है। कहा जाता है आजकल थोड़े से साइड लाइन है, पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं उनके। वो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक बयान दिया है सराजुद्दीन हक्कानी ने कि जी हमारा मुल्क किसी मुल्क और किसी रियासत के लिए कोई ख़तरा नहीं है, और पाकिस्तान के साथ बातचीत किया, इशारा दिया है कि आएँ बैठ के बात करते हैं। कितनी इस बात में वज़न है कि ये क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे सीनियर तजियाकार और अफ़गान अमूर के माहिर ज़ाहिर शाह शिराज़ी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि ज़ाहिर शाह आप कैसे देख रहे हैं ये जो बयान आया है अपना सराजुद्दीन हक्कानी का, मसालियत की बात कर रहे हैं, बैठने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि बातचीत का दरवाज़ा इनके ज़रिए खुल सकता है, या ये कि सिर्फ
इस वक्त जो बहुत ज़्यादा शदीद दबाव पूरी दुनिया की तरफ से आ रहा है अफ़गानिस्तान पे, तालिबान के ऊपर, कि आप का मुल्क जो है ना, आपकी सरज़मीन हमसाया मुल्कों के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रही है, उससे नज़र हटाने के लिए बयान दिया गया। क्या लगता है आपको? शाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक अफगानिस्तान का अपना जो अंदरूनी फैक्टर है, और कुछ दिन पहले अगर आपने देखा तो कंधार में एक मदरसे की जो है वो पासिंग आउट थी, जिसके दौरान सिराजुद्दीन हक्कानी खुद गए कंधार, और वहाँ वो आम लोगों से घुल मिल गए। और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग आके उनका हाथ चूमते रहे, और इंटेंशनली इस चीज़ को प्रोलॉन्ग किया गया, और बारहा उनको कहा गया कि यहाँ पे खतरा है, दहशतगर्दी हो सकती है, खुदकुश हमला हो सकता है, लेकिन वो हटे नहीं। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज था मुल्ला याकूब और कंधार तालिबान को कि अब सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो टेक ओवर कर रहे हैं, और ये एक पहला बिल्कुल एक क्लियर मैसेज था। इसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक और जगह पे खिताब करते हुए फरमाया कि अफगानिस्तान के अंदर खौफ और जो जबर की फजा है उसके साथ अफगानिस्तान चल नहीं सकता, और वो भी एक बड़ा क्लियर मैसेज था मुल्ला हैबतुल्लाह और मुल्ला याकूब को कि अब जो जिस तरीके से आप कोएर्जन कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लोगों को कोएर्स कर रहे हैं, खासतौर पर जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग थे उस वक्त ताजिक और हज़ारा, आप ये काम छोड़ दें क्योंकि इससे अफगानिस्तान की सालमियत को नुकसान होगा। तो ये दूसरा मैसेज था। तीसरा, कल जो अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में पुलिस की पासिंग आउट परेड थी, और उसके दौरान सिराजुद्दीन हक्कानी ने एक स्टेटमेंट दी, और स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह है। उन्होंने वेलकम किया कि हम पाकिस्तान के साथ नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारा किया कराची में जो उलमा कॉन्फ्रेंस थी जिसके दौरान मौलाना फजल रहमान और मौलाना तकी उस्मानी ने जो अफगानिस्तान के हवाले से रिमार्क दिए उसको उन्होंने वेलकम किया और कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का करीबी दोस्त मुल्क है, और हम किसी भी सूरत में किसी के खिलाफ भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, और बातचीत के जरिए से जो है इन मसाइल को हल किया जाएगा। एक और जो उन्होंने शाह साहब इंडिकेशन दिया वो था दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ एक्शन, और ये एक्शन जो है वो पाकिस्तान की डिमांड और इंटरनेशनल कम्युनिटी की डिमांड पर तो अपनी जगह होगा ही होगा, लेकिन जो 1000 से ज़ायद उलमा कौंसिल ने फितवा दिया था अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में, उसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी को एक इशारा दिया गया कि आप टेक ओवर करें। तो अब एक वाज़ेह तौर से ये भी नजर आ रहा है कि जो है वो अफगान तालिबान में अब सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप टेक ओवर की तरफ जा रहा है, और इसकी एक बड़ी मिसाल, बड़ी खबर आपको ब्रेकिंग भी दूं कि दोनों धड़े मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी खबर दे रहे हैं। आप ज़ाहिर हमें बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये कोई, अब आपको लगता है कि हक्कानी साहब, हक्कानी वाकई एक बहुत बड़ा, ये जो कंधार का ग्रुप है और हैबतुल्लाह खुनज़ादा जो असल लीडर हैं उनके लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकते हैं, या आपको लगता है कि कहीं वो अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश करेंगे, सॉरी करके पीछे हटने की कोशिश करेंगे, या सॉरी ना भी करें, वो तो वहाँ पे रिवाज नहीं है कि उनको आपको लगता है कि वो कहेंगे कि जी मामलात को बेहतर करने चाहिए, एनफ इज़ एनफ, बहुत ज़्यादा तालिबान अफगान हुकूमत पे बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है? जी देखिए एहतशाम साहब, इम्पोर्टेंटली ये कि सिराजुद्दीन हक्कानी अभी तक साइडलाइन थे, और उनका इस तरीके से ओपन स्टेटमेंट देना अफगानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा और जो होस्ट के तालिबान है, और साथ साथ मुल्ला याकूब को भी, क्योंकि मुल्ला याकूब की कुछ सरकर्दा लीडर ने अलकायदा की लीडरशिप से राब्ता कायम किया है कि आप हमारा साथ दें, और इंडिकेशन यही है कि सिराजुद्दीन के भी कुछ कमांडर मिले हैं अलकायदा के साथ। तो ये एक बड़ा वादे इंडिकेशन है कि अब पावर स्ट्रगल अफगानिस्तान के अंदर शुरू हो गई है, और इसमें अगर ओवरऑल रियलिस्टिकली देखा जाए तो सिराजुद्दीन हक्कानी बड़ा पावरफुल ग्रुप है, 15 से 20 हज़ार उसके पास जंगजू हैं जो कि मेरे ख्याल में बड़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, सिराजुद्दीन हक्कानी हमेशा से उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में रिलीजियस लीडरशिप के साथ और मिलिट्री लीडरशिप के साथ भी, और दूसरा वो बड़े रेलेवेंट है क्योंकि जितनी सर्वाइवल सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप की हुई है पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान की सपोर्ट से हुई, वरना अमेरिका सबसे पहले उन्हें खत्म करना चाहता था। अब इस वक्त अगर हम देखें, मेरे ख्याल में जिस तरीके से अफगानिस्तान आइसोलेट हुआ है, कभी भी अफगान तालिबान नहीं चाहते कि ये आइसोलेशन चलती रहे, और सिराजुद्दीन एक ऐसा लीडर है मेरे ख्याल में कि जिसको तमाम के तमाम लोग बड़ा जो है वो वेलकम करेंगे, और तमाम धड़े जो है उनके ये लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये मैसेजिंग करने की कोशिश की है सिराजुद्दीन हक्कानी ने। ये पोस्चरिंग है, मुझे लगता है ज़बरदस्त तरीके से इनडायरेक्टली पाकिस्तान से बातचीत करने के हवाले से। तो आपके ख़्याल में ये किस हद तक हमारी तरफ से इसका कोई जवाब आएगा, या ये आप समझते हैं कि अल्टीमेटली फिर हक्कानी साहब जो है ना वो नॉर्दर्न अलायंस और बाकी ग्रुप्स हैं उनके साथ मिल के खुल के सामने आएंगे, ये जो कंधार का ग्रुप है बैठा उनके खिलाफ?
देखिए मेरे ख्याल में सराजुद्दीन हक्कानी एक पावरफुल ग्रुप है। अगर गुलबदीन हिकमतयार उनके साथ शामिल होते हैं तो पश्तून बेल्ट सारी उनके कंट्रोल में आएगी। और मेरे ख्याल में गुलबदीन की तरफ से भी ये इशारा मिला है कि हम बातचीत के जरिए से मसाइल हल करेंगे। दूसरा जो मुल्ला याकूब और हैबतुल्लाह अखुंज़ादा है, उनके दरमियान भी एक पावर स्ट्रगल चल रही है, क्योंकि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा कभी भी अफगान तालिबान की चॉइस नहीं थे। वो चाहते थे कि मुल्ला याकूब जो है वो तालिबान की सरबराही करें। अब मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी अगर इस तरीके से ये स्टबनली चलेंगे। जी, पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स देखिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने बड़ा क्लियरली कहा है कि हम अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। अब हम भी अभी भी हम जो है वो रिकनसाइल करने के लिए इसलिए तैयार हैं कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो। और देखिए शाम साहब, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी होती है, यहाँ पे टर्मोइल होता है, एनार्की होती है, तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा सफर होगा। तो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर बड़े वाजे हैं कि अफगानिस्तान के मामला को जल्द से जल्द सेटल किया जाए। और उसका रीजन जाहिर बात है कि हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ जाना चाहते हैं, चाइना के साथ जाना चाहते हैं, हम जो है ईरान और रशिया के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं आएगा। तो ये एक अच्छा, मैं समझता हूँ कि इंडिकेशन है। और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए एजाज साहब, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। बड़े खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से अंदर क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं, आपसे बात करते हैं। जी, वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्की सियासत एक दफ़ा फिर आप देख रहे हैं कि भरपूर आपकी मेरी लोगों की निगाहों में किस तरीके से सियासी दर्जा हरारत ऊपर जाता है, नीचे आता है, वहाँ पे क्या होता है। इसी दौरान आप देखते हैं कि MQM के वज़ीर और अहम लीडर मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है ना, वो तहलका खेज़ इंकशाफात करते हैं। बानी जिसको कहते हैं MQM के बारे में, अल्ताफ़ हुसैन के बारे में सीधी सीधी बात कर लेते हैं कि वो किस तरीके से डॉक्टर इमरान फ़ारूक का कत्ल हुआ, उनकी बेगम जब उनकी शहादत हुई या वफ़ात पाई, उसके बाद क्या हुआ। देखिए, अल्ताफ़ हुसैन के बारे में नाज़रीन आपने देखा कि बहुत कुछ हम सुन रहे हैं जब से 2010 के बाद, जब देखते हैं डॉक्टर इमरान फ़ारूक का कत्ल हुआ, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, इनके शफात सामने आए। फिर ये स्टेज भी आई कि हमने देखा कि उनकी सियासत का ख़ात्मा हो गया। वही अल्ताफ़ हुसैन जो आपको मुझे टेलीविज़न चैनल्स को 10-10 घंटे 8-8 घंटे हॉस्टेज बना के रखते थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी होती थी कोई हम खबर नहीं चला सकते। इसी तरह से जो चाहते थे आप पूरा शहर कराची बंद हो जाता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि वो फिर एक स्टेज आई कि वो इररेलेवेंट होते चले गए। अब ये सवाल पैदा होता है कि इस स्टेज पे क्या प्रोवोकेशन थी, ये बात क्यों हुई। एक तो ये है कि कहा जा रहा है कि डॉक्टर इमरान फ़ारूक के साहबजादे 2 पाकिस्तान आए हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। तो उसके बाद उनकी वालदा जो है ना, वो भी वफ़ात पा गई थी। सारा किस्सा सुनाया उन्होंने कि क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए नाज़रीन, मुझे ज़ाती तौर पे कुछ चीज़ों का इल्म है कि किस तरीके से डॉक्टर इमरान फ़ारूक का कत्ल हुआ। उसके बाद ये शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो बरतानिया की 200-250 साल जो तारीख़ है उसमें ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में शायद ये पहला जो मुझे याद पड़ता है कि कत्ल था जो अननोटिस चला गया, जिस पे बरतानिया की हुकूमत ने अल्टीमेटली कुछ नहीं किया। बड़ी तहक़ीक़ात हुई, आपने देखा कि बिल्कुल वहाँ पहुँच गए और सारी के सारे जिसको कहते हैं शवाहिद उनको मिल गए और बिल्कुल अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो काबू में आ चुके थे। अब उनके ख़िलाफ़ बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद हो के उन पर केस चलना था, लेकिन अब्रप्टली उसको रोक दिया गया। ये क्यों रोक दिया गया है, अब ये मेरा ख़्याल है अब ख़बर जो है ना ये कोई ऐसी छुपी नहीं रह गई। MI6 जो आपने देखा उनको अदारा है जिस वो अपने पूरे मुल्क में इंटेलिजेंस का और मुल्क के बाहर वो ऑपरेट करते हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत को ये कह के, मेरी तला यही है और पहले भी ये ख़बरों में चीज़ें आई थी कि ये कह के रुकवा दिया हुसैन का केस कि जी ये शख्स तो हमें कभी ना कभी फिर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने में। तो नतीजतन आप देख लें कि वो मौसूफ़ आज भी वहाँ बैठे हुए हैं, गाने सुनते हैं, पता नहीं क्या क्या भंगा डालते हैं और ये कभी कभी उनकी वीडियो आ भी जाती हैं। लेकिन ये क्या है, सियासत का टोटल ख़ात्मा हो गया। अब असल बात यह है कि जी जिस तरीके से कत्ल हुआ करते थे और जिनकी शनाख्त नहीं होती थी, जिस तरीके से नाम लिया जाता था कि जी फ़लाँ आदमी ने उनके ख़िलाफ़ बात किया, कहा जाता था जी इनको ख़त्म करवा दिया जाए। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अब मुस्तफ़ा कमाल की बातें कुछ दिनों तक लोगों के ज़हनों में आती जाती रहेंगी और आप मैं डिस्कस करते रहेंगे। देखिए जी, दूसरी जो इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट चल रही है पिछले एक हफ़्ते से, जब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने PTI को बाकायदा डायलॉग की ऑफ़र की है, उस वक्त से हम देख रहे हैं कि मुतहर्रिक हैं सियासी जमातें भी। ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं PTI के वो लीडर जो बड़े नाम के लोग हैं बड़े दिल से उन्होंने PTI की खिदमत की, लीडर की बातें सुनी, बड़ी तकलीफ़ें भी उठाई, लेकिन आजकल वो PTI में उस तरह एक्टिव नहीं है या उनको PTI से दूर रखने की कोशिश की जाती रही है।
वो अब क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से ये जिस तरीके से पाकिस्तान में सियासत में हम देख रहे हैं पीटीआई का किरदार है, हर बात में वो कहते हैं कि हमने बात नहीं करनी है। अभी देखें सुहेल अफरीदी साहब लाहौर गए हुए हैं, वहाँ जाके जिस तरह बातें कर रहे हैं कि जी हम तो डायलॉग बात भी करेंगे तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करेंगे, पोजीशन ऑफ वीकनेस नहीं करेंगे। क्या ये पीटीआई हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, या जो लोग एफर्ट कर रहे हैं वो उनके मामलात कहाँ तक पहुँचे? इस पर बात करते हैं। मौलवी महमूद साहब पीटीआई के अहम रहनुमा, एमएनए भी कराची से रहे हैं और आजकल बड़े मुतहर्रिक हैं। उन लोगों के साथ मिल के फवाद चौधरी साहब हों, इमरान इस्माइल हों, इस तरह से अब कहा जा रहा है कि शफ़क़त महमूद और कुछ और लोग भी इसमें आ गए हैं, असद भी कैसे अपना आ गए हैं इसमें। वो किस तरीके से चीज़, असद उमर वो किस तरीके से चाह रहे हैं कि पीटीआई की मुश्किलात कम हो, इस पर हम बात करते हैं। जी मौलवी महमूद साहब, ये फरमाइएगा कि पिछले एक हफ़्ते से हम देख रहे हैं कि आप लोग एफ़र्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से बानी पीटीआई की, उनकी पार्टी की मुश्किलात कम हो सकें और मुल्क में सियासी दर्जा हरारत तो बहुत ऊपर चला गया, इसको नीचे लाया जा सके। तो आप हमारे नाज़रीन को आगाह करेंगे कि अब तक आप लोगों की किन लोगों से मुलाकातें हुई हैं, किन इशूज़ पे बात हो रही है, कहाँ पे जाके कोई कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है पीटीआई का, हुकूमत का या आप लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये टेम्परेचर्स नीचे आए और ये जो सियासी, मैं कहूँगा बहरान लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इसको हम चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन पे लेके आ जाए। उसकी वजह यह है कि जब भी ये चीज़ें अगर पॉलिटिकल स्टेबलाइज नहीं हो मुल्क, तो काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आए और नॉर्मल हो। उसमें हमारी पीटीआई के कई लोगों से बात हो रही है जो कि इस वक्त बरसर इख्तिदार है पीटीआई में। कुछ लोग असल में देखिए, नाम इसलिए मैं लोगों का नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो फिर जो है बदकिस्मती से पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो उन लोगों को इतने उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं कि ताकि वो परेशान हो जाते हैं। आज देखिए, मेन इशू तो पीटीआई में ये हुआ है कि लोग खौफजदा हो गए हैं ये सोशल मीडिया से अपने, वरना तो देखें मैं आपको बताऊं मेजॉरिटी ऑफ जो इस वक्त पार्टी के मैंने कहा ओहदेदार हैं वो यही चाहते हैं कि जी मुफाहमत हो और चीजें बेहतरी की तरफ जाए। मुज़ाहमत करके और वायलेंस खास तौर पे मैं तो पीटीआई के मतलब जितने ये सीनियर है कोई बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं वायलेंस हमें नहीं चाहिए। उसकी वजह ये कि साहब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो भी आप बात कर रहे हैं कि मुफाहमत की जाए, लेकिन पीटीआई तो बिल्कुल उस तरफ जा रही है कि जी मुज़ाहमत करेंगे तो मुफाहमत निकलेगी। और हमने देखा कि मुज़ाहमत करके तो 2 सालों में अभी तक उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकी। वो कहते हैं कि जी 22,000 उन पे FIRs हैं और पता नहीं इतने ही लोग जो है ना वो जेलों में पड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोई आपको नज़र आता है कि ये जो बात कर रहे हैं कि जी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम बात करेंगे पीटीआई के लोग, एक तरफ बातचीत करने की बात होती है तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि जी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम वैसे तो वो कहते हैं कि हम कोई शर्तें ऐड नहीं कर रहे, अनकंडीशनल बातचीत करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ तो माहौल तो ऐसा नज़र नहीं आता जो उनके लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई है सुहेल अफरीदी की और सलमान अकरम राजा की, वहाँ से तो नहीं लगता कि वो मुफाहमत की तरफ जाएंगे। जी मौलवी महमूद साहब, देखिए मेरा कहना है कि ये टेम्परेचर नीचे उतारना चाहिए और अगर ये जो है इस चीज़ के ऊपर नहीं आते हैं और पिछले 2.5 साल से ज़्यादा जो है ये मुज़ाहमत करके देख चुके हैं, मजीद कुछ माह और कर लें। मेरा कहना है कि चाहे महीनों लग जाए चाहे सालों लग जाए, अल्टीमेटली ये चीज़ें टेबल पे ही बैठ के सॉल्व होगी। और ये देखें ना, इनको सबको अब अंदाजा है, देखें अगर सोशल मीडिया में और रियलिटी में थोड़ा फर्क है, ये समझना चाहिए। जैसे देखें, मैं आपको किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, जैसे वो कह रहे थे मेरे ख्याल से पता नहीं इनमें से किसी ने कहा कि जी 8 तारीख को हम पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम कर देंगे। ये इमेच्योर स्टेटमेंट्स है। उसकी वजह आप ये देखें ना, आज इनके पास इतनी ताकत भी नहीं है इसमें रियलिटी को फेस करें कि सिर्फ कराची में पहिया जाम करके दिखा दें या लाहौर में पहिया जाम कर दें। देखिए पूरे पाकिस्तान में तो आज तक मुझे याद नहीं पड़ता, मैं 70 साल का होने को अभी आ रहा हूं तकरीबन, कि मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी एक पार्टी ने भी पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम कामयाब करके दिखाया हो। कोई भी पार्टी के पिछले 50 साल में तो मैं कह सकता हूं कि नहीं हुआ। और अगर आपको कोई याद पड़ता है तो आप मुझे बता दें।
लेकिन मौलवी महबूब साहब एक चीज़ बताइएगा कि इस पर आपकी बात में बड़ा वज़न है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि PTI की लीडरशिप के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो कहा जाता है कि जी वकला ने हाईजैक कर लिया है, जो सियासी लोग हैं उनको उनकी बात नहीं सुनी जाती। इवन बैरिस्टर गौहर तो बहुत अरसे से अपनी बात कर रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। अब तो सलमान अकबर राजा भी ये कहते हैं कि जी यह जो इनकलाब लाना की बातें छोड़ दें, अब तो 20,000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सकते, इनकलाब के लिए तो 10 लाख बंदे चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे है कि अगर वो मज़ामत पे नहीं कर पाते और अपने अहदाफ जो है ना वो जिस तरीके से लड़के और सड़कों पे आके भी हासिल नहीं कर सके, और अब पे सड़कों पे आना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो क्या लगता है कि किस सोच में बैठे हुए आपको क्या दिखता है कि वो किस अप्रोच के साथ अपने मफादात को, अपने अहदाफ को हासिल करेंगे? देखिए, ये मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो है वो अंदर भी जो जाते हैं ना, वो वहाँ पे खान साहब को भी एक मिस इन्फॉर्मेशन जाती है, और आपस में बैठ के वो जो इसको कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम 10 लाख बंदे ले आएंगे, 5 लाख ले आएंगे। वो जो मिस कॉन्सेप्ट उनके पास है, उसमें वो बस उसी वहम में मैं कह रहा हूँ कि चल रहे हैं कि जी 5 लाख आदमी आ रहे हैं और 10 लाख आ रहे हैं। देखिए, रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। रियलिटी में जो है ये है कि इस वक्त लोग निकलने के किसी इंटरेस्ट और मूड में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन्होंने कराची में भी ट्राई कर लिया और KPK में भी देखे ना जलसे हो रहे हैं। आप मुझे बताएं ना, पेशावर में जलसा हुआ, पेशावर की आबादी है 47 लाख की, ठीक है ना, 47 लाख लोगों की आबादी है पेशावर की। आप मुझे बताएं, उसका 1% होता है 47,000। क्या 1% भी उस जलसे में थे? नहीं थे। जी मौलवी साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पेशावर के जलसे के बाद तो इनके आपस में भी बहुत इख्तलाफात हुए कि जितने बंदे ये तवक्को कर रहे थे नहीं वहाँ पे पहुँच सके। मौलवी महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप जी आगे बढ़ते हैं। जी, इस वक्त सूरत हाल जो आप देख रहे हैं दुनिया पे क्या हो रहा है, रशिया और यूक्रेन की जंग 2.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। जंग बंदी जो होते हुए नज़र नहीं आ रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुलाकात की है संडे को, आपने देखा ज़ेलेंस्की साहब से जो यूक्रेन के सदर हैं, और वहाँ पे जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जहाँ उन्होंने कहा है कि जी 20 नुकाती अमन मंसूबे के बारे में जो बातें हुई हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मुझे यकीन है कि अब अमन की तरफ जा रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कहा कि 95% जो है हम इसमें जिसको कहते हैं आगे जा चुके हैं, और उम्मीद है कि वायदा जल्द हो जाएगा। कितनी आपको नज़र आती है दुनिया को, कब तक ये मामला हल होता हुआ नज़र आता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खां अल-मशकी साहब, इंटरनेशनल एक्सपर्ट रहा है, इंटरनेशनल अमूर के माहिर से बात करते हैं। हामिद साहब, ये बड़ी बातें हो रही हैं, बड़े जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उससे तो लग रहा है ज़ेलेंस्की साहब भी, प्रेसिडेंट ट्रंप भी लगता है कि मायदे के करीब है, लेकिन सवालात और जवाबात हुए तो वो थोड़ा सा एक मसला है। वही जो कहा जा रहा है कि डॉनबास का इलाका जो चाहता है रशिया के मेरे पास रहे, या ये कि डीमिलिटराइज इकोनॉमिक जोन बनाया जाए, उस पर इख्तलाफात कुछ थोड़े बहुत हैं। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने और ज़ेलेंस्की साहब ने फ़ोन पे सब लोगों से, यूरोपियन लीडर से भी बात की है। आपको लगता है कि कोई ये जंग बंदी होती है आपको नज़र आ रही है, और क्या कंसीड कर जाएगा यूक्रेन जो इलाका उन्होंने लड़के हासिल किया है, जैसे कब्ज़ा किया उन्होंने रशिया ने? देखिए, अब मैं ये समझता हूँ कि सदर ट्रंप की ये जो एफर्ट्स हैं, अब इनका कोई नतीजा खेज होना नजर आएंगी। और जिस तरह व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कल मुलाकात की और बड़ी तवील नशिस्त हुई सदर ट्रंप के साथ, उसके अंदर 3-4 अहम बातें होंगी। एक तो बात यह है कि अब ज़ेलेंस्की ये समझ चुके हैं कि उनको अमेरिका की उस अंदाज में सपोर्ट नहीं मिलेगी जो बाइडन के दौर में मिलती थी। इसी तरह यूरोप जो है वो किसी भी तरह अब इस जंग में रशिया के खिलाफ कूदना नहीं चाहता यूक्रेन की जंग के वजह से। और तीसरी बात यह है कि खुद ज़ेलेंस्की को भी अब पार्लियामेंट में अपना जो यूक्रेन का पार्लियामेंट है उसके अंदर एतमाद हासिल करने के लिए सदर ट्रंप की हमायत की जरूरत है। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने खुद दावत दी है सदर ट्रंप को यूक्रेन के पार्लियामेंट से खिताब की, जो उन्होंने कबूल भी कर ली। लेकिन साथ ही बुनियादी बात जो है वो जिस तरह बात हो रही है डॉनबास की, उस इलाके की हो रही है जो रशिया ने कब्जा कर लिया। रशिया कहता है कि वहां पर रशियन स्पीकिंग मेजॉरिटी है। तीसरी बात यह है कि रशिया का पहले अभी तक मौक़िफ़ ये था कि उसको मुकम्मल तौर पर
रूस में शामिल कर लिया जाएगा, रूस का एक हिस्सा बना लिया जाएगा। अब जो तजवीज आ रही है वो ये है कि डॉनबास को बफर जोन के तौर पर डेवलप कर दिया जाए, यानी एक डीमिलिटराइज्ड इंडस्ट्रियल जोन हो जो कि बफर जोन हो बिटवीन यूक्रेन और रशिया के दरमियान, और उसके अंदर जो अमलदारी है, जो बुनियादी कंट्रोल है वो एलिमेंट भी है। ये जो आपने जिक्र किया, यूरोपियन लीडर का जिक्र किया कि शायद अब वो नहीं लड़ना चाहते, वो हल्लाशेरी तो उन्होंने बहुत पहले दी थी, लेकिन आप देखा अब किस तरीके से धौंस धांधली से कहें, डरा के कहें, रशिया ने पोलैंड पे भी आपने देखा और मालिक तक का जो है ना, देखिए बात ये है कि रशिया का जो अब जो मौकफ है वो बड़ा क्लियर है। रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन को और जो भी बेलारूस और जो जितने भी ममालिक अगर नेटो के साथ शामिल होकर नेटो का हिस्सा बनेंगे तो फिर उनके साथ जो है वो पूरा यूरोप जंग का हिस्सा बनेगा। तो इसी हवाले से वो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम मिला और अब यूरोप इससे पीछे हट गया है कि किसी भी तरह नेटो को, यूक्रेन को जो नेटो का हिस्सा बनाने की। आपको क्या लगता है कि सिक्योरिटी गारंटी जो मांग रहा है हामिद साहब, यूक्रेन मांग रहा है, वो मिल जाएंगी रशिया की तरफ से, यूरोप और सिक्योरिटी गारंटीज खासतौर पर यूक्रेन को रशिया की तरफ से? देखिए एहतशाम साहब, मेरा जितना भी तज्जिया है उसके अंदर एक बात है कि पुतिन ने बार बार एक बात कही कि जी 30 साल की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, चाहे चेचनिया से मामला खराब हो या किसी और जगह पे हो, रूस ने एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही कि जी नेटो के खिलाफ जो है ना जंग, अगर कोई मुल्क नेटो को ज्वाइन करता है तो फिर उसके खिलाफ मेरी जंग होगी, और इसी वजह से ये जंग शुरू हुई। मेरा ख्याल ये है कि अगर ये अमन मुआहिदा होता है तो रशिया जो है वो सिक्योरिटी गारंटी दे देगा, और सिक्योरिटी गारंटी में डॉनबास का इशू जो है वो लाजमी तौर पर यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा। सदर ट्रंप भी कह चुके हैं कि बहुत सारा जुग्राफियाई नक्शा जो है वो यूक्रेन का बदलेगा और वो उसको मानना पड़ेगा। अगर ये दो चीजें हो जाती हैं तो मेरा ख्याल ये है कि रशिया को सिक्योरिटी गारंटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि रशिया इसको अपनी जीत ही समझेगा। और तीसरी बात यह है कि इसके बाद मैं ज़ेलेंस्की का इक़्तिदार जो है वो खत्म होते हुए देख रहा हूं, और ये एक बड़ी अहम डेवलपमेट होगी कि उसके बाद। लेकिन मेरा ख्याल है ये बात हामिद साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी गारंटीज अगर मिल जाती हैं यूक्रेन को, और नेटो जो है ना एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाता, बाकी मालों को साथ नहीं मिलाता, तो मेरा ख्याल है रशिया के लिए जो ना इस लिहाज से एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। बहुत शुक्रिया हामिद साहब हमारे साथ रहने का। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मुल्की और इंटरनेशनल सतह पे इस वक्त जो कुछ हो रहा है, अब किस हद तक मामला बेहतर होंगे मेरा ख्याल है ये वक्त बताएगा। प्रोग्राम का वक्त होता है, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।